स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेल में करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा लर्निंग वाला पोर्शन है। लर्निंग वाला पोर्शन है, कुछ समझने वाले पॉइंट्स हैं। सो एक एक करके उनकी बात करते हैं। इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सबसे ज्यादा एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, यूजेस पूछे जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उनके वो पूछे जाते हैं कि प्रोड्यूस कैसे होती है, डिटेक्ट कैसे होती हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स। तो ये लर्निंग वर्क है, इसको टाइम लगता है लर्न करने में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कंबाइंड वेव्स हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, उनको अलग अलग नाम देंगे। जैसे यहां पे सामने आपको नजर आ रहा होगा, अगर हम बात करते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब सबसे पहले सबसे ऊपर आप नोटिस करें गामा रेज। गामा रेज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है गामा की। उससे नीचे आई अल्ट्रा एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रो, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव्स, एएम रेडियो वेव्स, लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स। ये सारा रेडियो वेव्स हो गए नीचे। ठीक है, सो ये बेसिकली सबसे पहली चीज आपको एक इसमें याद क्या क्या होना चाहिए, इसमें याद कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच पार्ट। क्या क्या लर्निंग के लिए है? सबसे पहली चीज कि कौन सी वेव्स हैं, उनका ऑर्डर क्या है। मतलब जैसे मैं गामा रेज की बात करूं तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻20। सो 10⁻20 से थोड़ा ज्यादा, 10⁻20 से थोड़ा कम, तो ये हो जाती है गामा रेज। ठीक है, इसी तरह एक्स रेज हो जाती है 10⁻20 से 10⁻18 तक। ऑब्वियसली ओवरलैप करते हैं कुछ रीजन्स इसमें, ठीक है, वो भी आऊंगा उस बात पे। सो गामा रेज, एक्स रेज, हर एक की लगभग फ्रीक्वेंसी कितनी है, लगभग ऑन एन एवरेज वेवलेंथ कितनी है, ये याद होना चाहिए। पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शंस में आ जाएगा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ गामा रेजेस, 4 ऑप्शंस दे देगा, तो वो आपको याद होना चाहिए, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, गामा रेज, विजिबल लाइट और एक्स रेज, कहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करो इनको। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप नोटिस करो गामा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उससे कम एक्स रेज की है, उससे कम विजिबल लाइट की है। तो इस तरह से 3 4 5 दे देगा, कहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो वेवलेंथ की, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो वेवलेंथ की, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो फ्रीक्वेंसी की, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो फ्रीक्वेंसी की। तो ये स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, लिटरल याद होना चाहिए। इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और लगभग हर साल 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। 1 मार्क का कैसे आएगा? 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, 2 पार्ट्स में आ जाता है। एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट कुछ और होता है। ठीक है, आते हैं, इस साल भी आए थे, पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे। एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। स्कूल एग्जाम में तो 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल एग्जाम में टर्म 1 वगैरह आप एग्जाम दोगे, टर्म 1 में बोर्ड में इसकी वेटेज 3 मार्क की है, टर्म 1 में 6 मार्क की होगी, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे। 101% इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कुछ पॉइंट्स। पहला, देयर इज नो स्ट्रिक्ट लोअर एंड अपर लिमिट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने देखा था ऊपर एक्स रेज और गामा रेज और एक्स रेज, इन दोनों का जो रीजन था वो क्या कर रहा था? ओवरलैप कर रहा था। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस वैल्यू के बाद गामा शुरू हो गया। दोनों में कोई भी मतलब स्ट्रिक्ट बाउंड्री कंडीशंस नहीं है। दोनों के दोनों, हर रीजन आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। आप नोटिस करो, गामा रेज का ये पूरा सेक्शन है, एक्स रेज का ये सेक्शन है, फिर एक्स रेज के साथ ओवरलैपिंग है अल्ट्रावायलेट का।
तो ओवरलैपिंग रेंजेस होते हैं, देयर इज नो स्ट्रिक्ट लिमिट अपर और लोअर रेंज की. द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज असाइन्ड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स इज समवट आर्बिट्री, फिक्स वैल्यू नहीं है. रीजन्स में ओवरलैप. The names of the different regions were chosen based on how the radiations in each frequency interact with matter and on how it's generated. तो फालतू पॉइंट है, मेन पॉइंट ये पहले तीन है. ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उनके यूजेस कौन कौन से हैं, रेडिएशन और उनके यूजेस. सबसे पहले गामा रेज, जनरल है ये, अभी डिटेल में सबकी बात करेंगे. जनरल यूजेस, गामा रेज के क्या यूजेस हैं? गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा. इनमें गामा रेज यूज हो सकते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट में कहां यूज होता है गामा रेज? कहां यूज होता है? कैंसर ट्रीटमेंट में. ठीक है, गामा थेरेपी होती है, कौन सी, क्या बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी, वो गामा थेरेपी यूज होती है. ठीक है, इसके अलावा एक्सरेज यूज होते हैं, आपको मालूम है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होते हैं. ट्रीटमेंट स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ, इन सब में एक्सरेज यूज होते हैं. अल्ट्रावायलेट कहां यूज होते हैं? Sterilizing the surgical instrument, preservation food, detecting the invisible writings, fingerprints, या फिर water purifier, UV rays उसमें यूज होती है. उसके अलावा visible light, पता ही है सबको, अंधे थोड़ी ना. infrared rays यहाँ कहाँ यूज होते हैं? to treat muscular strain, for taking photograph in fog, या IR कैमरास जो होते हैं हीट सिग्नेचर मेजर करने के लिए, उन सब में यूज होता है. तो ये एक जनरल है. अब एक एक करके डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले रेडियो वेव, जो सबसे नीचे वाला पार्ट था स्पेक्ट्रम का, जिसके कई सारे पार्ट से ये काम का है. रेडियो वेव्स, ये सारा थियोरेटिकल आपके पास लिखा हुआ है नोट्स में. इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा, वो आपको रजिस्टर में लिखना होगा. वो मैंने नोट्स में भी नहीं जानबूझ के दिया, क्योंकि रीजन बीइंग कि ना वो वाले पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिल्ली में नहीं आया अभी. पिछले कुछ सालों में ना दिल्ली से बाहर के पेपरों में आया हुआ है. सिलेबस सेम है दोनों का, सिलेबस सेम है. और वो पहले जो पार्ट में अभी थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, मैथमेटिक्स थोड़ी सी कराऊंगा, वो पहले के टाइम में उसमें थी, कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का चैप्टर होता था, उसमें यूज होती थी. सो बात करते हैं सबसे पहले रेडियो वेव्स की. रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स जनरली वो यूज होती हैं जो हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन अबाउट 1 मीटर आर कॉल्ड रेडियो वेव्स. दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड as a result of charges accelerating through conducting wires and are generated by electronic devices like LC oscillators. ये याद करने वाला पॉइंट है. जिन पे स्टार लगा रहा हूं वो सारे पॉइंटर आपको लर्न होने चाहिए कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं. जो जो पॉइंट्स में स्टार लगा दूंगा वो दिल से याद होने चाहिए. बाकी ऑब्वियसली एक बार ओवरव्यू सबका पता ही होना चाहिए. सो कैसे प्रोड्यूस होती हैं रेडियो वेव्स? कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ चार्जेस एक्सेलरेटिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर्स and are generated by electronic devices like LC oscillators. ये जनरली हम, मैंने बोला, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. कम्युनिकेशन में यूज करना है तो कुछ रिसीवर होना चाहिए, कोई ट्रांसमिशन होना चाहिए. रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए एंटेनाज यूज होते हैं. पुराने के टाइम में आपको याद होगा घर की छत पे एंटेना लगता था टीवी के लिए. अगर आपको कभी बचपन में छोटे होते थे तब देखा था. केबल टीवी आने से पहले, केबल टीवी आने से पहले घर की छत पे एक एंटीना लगता था. आज भी पुराने घरों में कई बार लगा होगा, ऐसे मैश टाइप होता है. तो वो एंटेना से डायरेक्ट टीवी टावर जो है पीतमपुरा वाला, वहां से सिग्नल रिसीव होता था, सीधा टीवी चलता था उससे, बिना पैसों के. अब तो केबल के पैसे देते हो ना, पहले नहीं चलता था. अभी भी नहीं, अभी भी है. घर की छत पे जाओ, लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, मतलब बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, एंटीना लगा दो ऊंचा, आप टीवी रिसीव कर सकते हो सिग्नल. दूरदर्शन आएगा आपके घर पे मुफ्त में. ठीक है. नाउ सिंस दीज वेव्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ्स दे स्प्रेड अराउंड हिल्स एंड बिल्डिंग्स बाय डिफ्रैक्शन. ये क्या टेक्निक है? देखो, वेवलेंथ जो होती है किसी भी वेव की, जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतना इजीली वो स्प्रेड हो जाती, उतना इजीली वो डिविएट करती है. ये आप ऑप्टिक्स में डिटेल में पढ़ोगे. एक एग्जांपल देता हूं अभी. एक फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट, सपोज ये दरवाजा है, बाहर लाइट जल रही है, कायदे से देखा जाए लाइट रेज में चलती है, रेज में चलेगी. तो यहां से अगर लाइट आएगी, यहां बिल्कुल डार्क रूम है, तो लाइट यहां पे बिल्कुल आपको ज्योमेट्रिकल शैडो नजर आनी चाहिए. बट आप नोटिस करोगे कि लाइट इधर फॉल करेगी, हल्की डिविएट होके आपको ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर भी थोड़ी सी लाइट दिखेगी, कम दिखेगी पर दिखेगी. इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल. कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, उस ऑब्स्टिकल से लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है. इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन. ये विजिबल लाइट में कम होता है,
डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा जब वेवलेंथ ज्यादा होती है, डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कंपेरेबल टू वेवलेंथ होता है। अभी आप ये याद रखो थोड़ी देर के लिए, ये हम डिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन कम होता है। एग्जाम्पल, यहां पे मैंने दीवार खड़ी कर दी और एक बच्चे को दीवार के उस तरफ कर दिया, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस कोई भी चीज कब दिखती है, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है। तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर गई, कॉर्नर पे पड़ी, डिफ्रैक्ट ज्यादा नहीं हुई, तो मेरे तक पहुंची नहीं लाइट, तो मुझे वो दिखा नहीं। बट वो चीखेगा तो मुझे सुनाई देगा, क्योंकि उससे जो साउंड निकली वो इजीली डिफ्रैक्ट हो गई, तो वो साउंड मेरे तक पहुंच गई, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी डिफ्रैक्शन ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, द वेव which have greater wavelength diffracts more. डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ये डिटेल में आगे वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो इजीली डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब मैं अगर दीवार के पीछे भी खड़ा हूं, वो लेके, क्या कहते हैं, रेडियो सेट लेके, फिर भी मैं इजीली उसके सिग्नल को रिसीव कर सकता हूं, कंपैरेटिवली आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर यूज्ड फॉर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सब में रेडियो वेव्स यूज होती हैं। ऑब्वियसली रेडियो के लिए अलग फ्रीक्वेंसी की वेव होगी, टेलीविजन के लिए अलग फ्रीक्वेंसी की वेव होगी, टेलीफोन के लिए अलग होगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अलग होगी। हर कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। जैसे कभी आप नोटिस करो, तुम कैसे करोगे क्योंकि तुमने वो दूरदर्शन वाला टाइम नहीं देखा ना, एंटेना वाला। एंटेना में क्या होता था, उसमें ना हम सर्च करते थे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। उसमें एक होता था सीक, या चलो एफएम सुना है, एफएम तो सुना है, एफएम सुनो, गाड़ी में कभी देखते हो, कभी वो गाड़ी वो क्या है, बैटरी चेंज हो जाए तो पूरा एफएम रीसेट हो जाता है। जब एफएम रीसेट होता है तो एक बटन होता है सीक, सीक प्लस, सीक माइनस। सीक प्लस, सीक माइनस क्या होता है? सीक प्लस दबाते हो तो आगे की फ्रीक्वेंसी स्कैन करता है, तो जैसे ही वो उसको सिग्नल मिलना शुरू होता है वहां रुक जाता है, तो फिर आप उसको सेव कर लेते हो। जैसे 95 एफएम पे गाना सुनाई देने लगा, आपने उसे सेव कर लिया। वो 95 एफएम क्या है? 95 मेगाहर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी जो आप रिसीव कर रहे हो। जो अगला चैनल है वो 98.3 है, फिर 100.1, फिर 102.6, ये सारे के सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। अब वो एफएम कम्युनिकेशन उस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। हर एक चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो होगा। अगर एक ही चैनल पे सारी एक ही फ्रीक्वेंसी पे सारे आने लग गए तो क्रॉस टॉक हो जाएगी, सारे इकट्ठे। शीला की जवानी के साथ साथ क्या चलने लग जाएगा? भजन चलने लग जाएगा, गंदा हो जाएगा वो। तो इसीलिए हर एक को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी जाती है। सो हर रेंज है। अब एफएम कम्युनिकेशन इस रेंज में ही होगा। कहां से कहां होता है? 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। कभी ऑब्जर्व कर लेना, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक वो एफएम कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एएम कम्युनिकेशन पुराने रेडियो सेट्स में होता है, एफएम और एएम। एएम किलोहर्ट्ज में होता है। सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन वो यूज होते हैं। रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अ few hertz to about 10 to the power 9 hertz. Corresponding wavelengths are from 10 to the power 8 meter to few centimeters. मैंने बोला अराउंड 1 मीटर के बाद शुरू होता है। Usually produced by AC circuit attached to an antenna. A simple wire can function as an antenna. अभी दिखाता हूं। Antennas containing multiple conducting elements are usually more efficient and more common. Radio waves can be detected by the antenna similar to the one used for its generation. तो जिस एंटेना ने उसको ट्रांसमिट किया उसी के जैसा एंटेना उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। एंटेना के लिए एक कंडीशन होती है, अगर किसी एंटेना को कोई लैम्डा वेवलेंथ रिसीव करनी है तो उसकी लेंथ होनी चाहिए λ/4। सो अगर λ/4 लेंथ का एंटेना ट्रांसमिशन करेगा तो रिसीव करने के लिए सिमिलर एंटेना चाहिए होगा λ/4 लेंथ का, ठीक है, कम से कम उतनी लेंथ का। तो ये खैर अब बड़े होके आप कॉलेज लेवल में पढ़ोगे कम्युनिकेशन, अब तो 12th के कोर्स से हट गया ये। इस तरह का एंटेना होता है, छतों पे लगता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डंडे होते हैं।
तो ये एंटेना क्या करता है? ये एंटेना सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल रिसीविंग का काम करता है. सो पैरेलल वायर्स कैन एक्ट एज एंटेना. The AC current in the antenna is produced by time varying electric field in the antenna. अब time varying electric field होगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. जब दोनों प्रोड्यूस होती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर. अभी बताया एक्सेलरेटेड मोशन होता है जिसकी वजह से होता है. दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स. They are generally in the frequency range of 500 kilohertz to about 1000 megahertz. The amplitude modulated band is from 500 kilohertz to 1710 kilohertz. Higher frequencies up to 54 megahertz are used for shortwave bands. Television waves range from 54 megahertz to 890 megahertz. Oh, ये कैसे याद करें? जितना याद हो जाए अच्छी बात है. ये ज्यादा नहीं पूछा जाता. FM के लिए मैंने क्या बोला? 88 से 108. अब देखो 88 से 108 आप FM यूज करते हो. 108 से ऊपर चले जाओ, 890 तक जाओगे, वो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है. ठीक है. सो अब ये ट्रांसमिशन कैसे होती है? यहां पे कुछ टर्म्स आई अलग अलग. एक आई AM, आपको दिखाई दिया. AM इज नॉट वो सुबह शाम वाला AM PM. AM इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. एक होता है FM. FM का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. AM और FM. मॉड्यूलेशन क्या होता है? सपोज करो मैंने बोला हेलो 1 2 3 4 5, ये कुछ फ्रीक्वेंसी मैंने जनरेट की अपने मुंह से. अब अगर मुझे इसको रेडियो पे ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन करना है ताकि ये दूर तक पहुंच जाए. ठीक है. ये लौंडा 100 किलोमीटर दूर रहता है. इसको रेडियो में मेरी आवाज सुननी है. इसको मुझसे प्यार हो गया. इसको रेडियो में मेरी आवाज सुननी है. मैंने बोला हेलो 1 2 3, इसको ये हेलो 1 2 3 सुनना है. अब क्या होगा? ये ट्रांसमिशन होगा. ट्रांसमिशन अगर मैं हेलो 1 2 3 बाहर जाके चीख दूं तो क्या इस तक पहुंच जाएगी? नहीं, क्योंकि एनर्जी डाई आउट कर जाएगी. तो एनर्जी डाई आउट ना करे उसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी ट्रांसमिशन है, उस ट्रांसमिशन को, जो भी सिग्नल है जिसको हमने भेजना है, चाहे वो लव सिग्नल हो, चाहे वो हेट सिग्नल हो, चाहे वो कोई भी सिग्नल हो, जो मुझे भेजना है, सबसे पहले मुझे उसको एक कैरियर पे चढ़ाना पड़ता है, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है. उस कैरियर पे मैं उस सिग्नल को सुपर इंपोज करूंगा. अभी आप सुपर इंपोज वर्ड यूज कर लो, पर सुपर इंपोज नहीं होता, मॉड्यूलेट करूंगा. और वो कैरियर उसको लेके जाएगा. जो इसका रिसीवर होगा वो उस कैरियर को रिसीव करेगा और उसमें से मेरा मैसेज एक्सट्रैक्ट करके इसको सुनाएगा हेलो 1 2 3. जैसे आपको यहां से सपोज यूपी के किसी स्टेट में जाना, यूपी के किसी शहर में जाना है, बहुत दूर. पैदल जाओगे? नहीं. बस पे बैठोगे, ट्रेन पे बैठोगे, वो आपका कैरियर हो गया. आप एक सिग्नल हो. आप कुछ डिस्टेंस तक लंबा चल पाओगे, उसके बाद कहीं गटर में पड़े मिलोगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाई फ्रीक्वेंसी, ज्यादा एनर्जी वाला कैरियर चाहिए. ट्रेन करी, बस करी, गाड़ी करी, स्कूटी करी, कुछ भी करी, एक कैरियर आपने लिया. उस कैरियर के बाद जब आप उस पर चढ़ गए तो ये हो गया मॉड्यूलेशन. जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो आप उतर गए, ये हो गया डीमॉड्यूलेशन. सिग्नल को निकालना फ्रॉम कैरियर, दैट इज डीमॉड्यूलेशन. सिग्नल को चढ़ाना ऑन कैरियर, दैट इज मॉड्यूलेशन. तो आपने मॉड्यूलेशन किया, सिग्नल पहुंचा, आपने सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर दिया, मतलब बाहर निकाल लिया. ये फिनोमेना होता है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में. अब वो सिग्नल है, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया. ज्यादा मैं मैथ्स में जा नहीं सकता क्योंकि ये इट्स एंटायरली डिफरेंट इशू. अब मॉड्यूलेशन की कई टेक्निक्स होती है. जैसे आपने एक नाम सुना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये एक टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन है. इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये एक दूसरी टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन है. दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होती है. दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होती है. इसी तरह से टेलीविजन का जो ब्रॉडकास्ट है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे होगा. अब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है तो उसमें ऑडियो के साथ वीडियो भी है, तो वो ज्यादा एनर्जी का सिग्नल होगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी का कैरियर चाहिए होगा. अब मैं एक 500 किलो के बंदे को कहूंगा जा स्कूटी पे बैठ के चला जा, वो भाई स्कूटी पिचक जाएगी. उसको बड़ी बस चाहिए जाने के लिए. तो जो ज्यादा एनर्जी का सिग्नल है, जो जिसमें ज्यादा माल भरा हुआ है, उसको मुझे हाई फ्रीक्वेंसी में भेजना पड़ेगा ताकि वो पहुंच सके. इसीलिए टेलीविजन को देखो हाई फ्रीक्वेंसी में भेजा है, क्योंकि इसमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी है. ठीक है, बाकी डिटेल्स की जरूरत नहीं है. इतना बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया. नाउ
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 88 टू 108। यही बोला मैंने, एफएम की वैल्यू 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होती है। सेल्यूलर फोन्स यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड यूएचएफ। कई होते हैं, एक होता है एचएफ, एचएफ स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। एक होता है एलएफ, लो फ्रीक्वेंसी। एक होता है यूएचएफ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। एक होता है ईएचएफ, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग बैंड्स में डिवाइड कर दिया। अलग अलग बैंड्स में है तो अलग अलग उनके यूजेस हैं। जो हम मोबाइल फोन में बात करते हैं, हेलो, मैंने इसको फोन ही कर लिया, छोड़। जब मैंने हेलो करी तो वो हेलो जो है वो किस में गई? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में। मेरे मोबाइल फोन में दो फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं जब मैं कम्युनिकेट करता हूं। दो फ्रीक्वेंसीज, एक जो मैं रिसीव कर रहा हूं और एक जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं। वॉकी टॉकी में एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, तभी उसमें क्या होता है, एक बंदा बोलता है, फिर वो बोलता है ओवर, तब दूसरा बोलना शुरू करता है। क्योंकि अगर दोनों बोलेंगे एक ही फ्रीक्वेंसी पे, खिचड़ी पक जाएगी बीच में, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो एक बोलता है, फिर वो ओवर बोलता है, तब वो दूसरा बंदा शुरू करता है, क्योंकि उसमें एक फ्रीक्वेंसी चैनल यूज हो रहा है। जबकि मोबाइल फोन में दो फ्रीक्वेंसीज है, डुअल बैंड होता है, वो दो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। तो एक फ्रीक्वेंसी सेंड करते वक्त और एक रिसीव करते वक्त। ठीक है। नाउ लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, इनमें लो फ्रीक्वेंसीज में एएम यूज होता है। रेडियो वेव्स हैविंग वेवलेंथ्स 10 मीटर और मोर, दैट इज फ्रीक्वेंसीज लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज आर said to constitute the amplitude modulation band. The lower the atmosphere is transparent to these waves, but the ionosphere reflects that back. अभी मैं explain कर रहा हूं 2 मिनट में। Signal transmitted from a certain point can be received at another point in two possible ways: directly along the surface of Earth and after reflection from the ionosphere. क्या खेल हो गया ये? आओ इस खेल की बात करते हैं। इस खेल में क्या चीज है? सबसे पहली चीज, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, वेरियस कम्युनिकेशन मोड्स, अलग अलग कम्युनिकेशन मोड्स की बात कर रहा हूं। ये आपकी अर्थ है, ये है अर्थ। अर्थ के ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेयर भी है, यहां एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है। एटमॉस्फेयर में कई चीजें होती हैं, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, पता है ना सबको। नाउ सपोज करो ये एक एंटेना है जिससे आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है। इस एंटेना से मुझे सिग्नल इस एंटेना पे भेजना है। दो एंटेनास हैं। अब कई तरीके से भेज सकते हो। पहला तरीका यह है कि मैं सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंटेना की तरफ भेज दूं। डायरेक्टली सिग्नल चला जाए ट्रांसमिशन से रिसीविंग एंटेना पे। ठीक है। सबसे पहला होता है इसमें, एक एक करके बात करता हूं, रुक जाओ 2 मिनट। एक है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं होता। इसमें सिग्नल्स आर स्प्रेड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। धरती की सतह के पास सिग्नल को चारों तरफ फैला देते हो। एनीवन कैन रिसीव दैट सिग्नल। इसमें सिग्नल लेस देन 1.5 मेगाहर्ट्ज तक होता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल
can be easily reflected by obstacles. एक एग्जाम्पल लेते हैं. जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ना, वो आप इजीली ग्राउंड के पास नहीं फेंक सकते, वो एब्जॉर्ब हो जाता है. जैसे सपोज करो मेरे पास एक छोटे सा पत्थर है, मैं किसी ऑब्स्टेकल पे मारता हूं स्लोली, तो वो पत्थर टकरा के वापस आएगा. अगर आप उसी पत्थर को जोर से मारो तो वो वहीं गिर जाएगा. क्योंकि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लेते हो, वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है और वो अपने एनर्जी लूज कर देता है. इसीलिए जो लोकल ब्रॉडकास्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, क्योंकि ये कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है. क्योंकि ग्राउंड के आसपास ऑब्स्टिकल्स तो होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, पहाड़ होंगे, पेड़ होंगे, उनसे सिग्नल इजीली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए ताकि इजीली रिसीव हो सके और पेनिट्रेशन बढ़ जाए. सो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इजीली रिफ्लेक्टेड हो जाता है ऑब्स्टिकल्स पे. इट इज यूज्ड फॉर लोकल ब्रॉडकास्ट. वो होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. ये जो मैंने बनाया जिसमें सिग्नल डायरेक्टली पहुंच रहा है ट्रांसमिशन से रिसीविंग एंटीना पे, इसको बोलते हैं, ये है ग्राउंड वेव, इसको बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपगेशन. स्पेस वेव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है. इसमें सिग्नल मस्ट बी डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. ट्रांसमीटर टू रिसीवर. इसमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होना चाहिए. लाइन ऑफ साइट मतलब नो ऑब्स्टिकल्स. क्यों नो ऑब्स्टिकल्स? क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. अगर ऑब्स्टिकल होंगे तो वो सिग्नल की एनर्जी लॉस हो जाएगी. तो डायरेक्टली जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पे सिग्नल जाता है वो है आपका स्पेस वेव प्रोपगेशन या एलओएस प्रोपगेशन. जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि घर की छत पे आपने एंटीना लगा दिया तो टेलीविजन टावर से सीधा सिग्नल आ रहा है. यह है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, कि डायरेक्ट वहां से यहां पे पहुंच रहा है. अगर मैं यहां पे नीचे एंटीना लगा दूं, नहीं पकड़ पाएगा वो सिग्नल, क्योंकि बीच में ऑब्स्टिकल ज्यादा आ गए. इसीलिए घर की छतों पे एंटीना लगता है. घर की छतों पे ऊंचे एंटीना लगते हैं ताकि टीवी टावर, आपने देखा पीतमपुरा का टीवी टावर कितना ऊंचा है. इतना ऊंचा बनाने की क्या जरूरत है? ताकि ट्रांसमिशन रेंज लंबी हो जाए, दूर तक कोई भी उसे रिसीव कर सके. ठीक है, अभी उसका मैथ्स भी निकालेंगे. यहां तक बात समझ में आई? ये होता है, ये जो है ये है स्पेस वेव प्रोपगेशन. इसके बाद है अगला टाइप का जो प्रोपगेशन है, उसका नाम है स्काई वेव. रे गई रिफ्लेक्ट होके आयनोस्फीयर से. ये आयनोस्फीयर है. आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके वेव्स आप भेज रहे हो अगर, तो ये कहलाता है स्काई वेव प्रोपगेशन. स्काई वेव प्रोपगेशन आपका 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक चलता है. 1.5 मेगाहर्ट्ज तक कौन यूज होता है? ग्राउंड वेव. 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक कौन यूज होता है? स्काई वेव. उससे ज्यादा होता है तो क्या यूज होता है? स्पेस वेव. ठीक है, स्पेस वेव के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि क्या होना चाहिए? लाइन ऑफ साइट होना चाहिए. अब सपोज करो कि जो रिसीविंग एंटीना है वो बहुत दूर है. बहुत दूर मतलब मान लो रिसीविंग एंटीना यहां पे, देयर इज नो लाइन ऑफ साइट. तब आ जाएगा सैटेलाइट. ट्रांसमिटिंग एंटीना से सैटेलाइट पे जाएगा और सैटेलाइट से रिसीविंग एंटीना तक पहुंचेगा. यह है सैटेलाइट कम्युनिकेशन.
ये है वेरियस टाइप के कम्युनिकेशन मोड, किसके? रेडियो वेव्स के लिए। समझ में आई? सो अगर आप अप टू 1500 किलोहर्ट्ज या 1.5 मेगाहर्ट्ज तक का सिग्नल भेजना चाहते हो तो वो कैसे भेजोगे? ग्राउंड वेव से। अगर आप 3 से 30 तक भेजना चाहते हो तो वो भेजते हो आयनोस्फीयर से, जिसको हम स्काई वेव बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी लाइन ऑफ साइट है तो करते हैं स्पेस वेव। हाई फ्रीक्वेंसी नॉन लाइन ऑफ साइट है तो हम क्या यूज कर लेते हैं? सैटेलाइट्स। तो ये है वेरियस टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब कितना आपको हाइट ऑफ एंटेना चाहिए? फॉर स्पेस वेव प्रोपगेशन। जितना ऊंचा एंटेना होगा उतना लंबा डिस्टेंस सिग्नल ट्रैवल करेगा। यह हमारी अर्थ है। ये मेरे पास ट्रांसमिटिंग एंटेना है। मैं मैक्सिमम कहां तक सिग्नल भेज सकता हूं? होराइजन तक। यहां तक सिग्नल ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता? इधर तो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये अगर h हाइट है, ये d डिस्टेंस तक मैं सिग्नल ट्रैवल करवा रहा हूं। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। पाइथागोरस लगा सकते हो। क्या हुआ? r प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HR इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत छोटा होगा। कितना हाइट हो जाएगी? कितना बना लोगे एंटीना ऊंचा? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर? भाई इतनी बड़ी तो सबसे बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है। उतना भी बना लिया, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। तो नेग्लेक्ट करोगे ना इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए आपके पास आंसर क्या आया? डिस्टेंस आया √2HR। तो अगर h हाइट है ट्रांसमिटिंग एंटेना का, तो कितना डिस्टेंस तक आप सिग्नल भेज सकते हो? √2HR। अगर P पॉपुलेशन डेंसिटी है, इफ P इज पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया, तो पॉपुलेशन कवर्ड कितनी होगी? पाई डी स्क्वायर, पाई इंटू 2HR, पाई डी स्क्वायर इंटू पी। पाई डी स्क्वायर तो एरिया कवर्ड हो गया, मतलब डी डिस्टेंस यहां पे, डी डिस्टेंस चारों तरफ भेज सकता है ना वो, तो एक गोलू बनेगा, उस गोलू में एरिया कितना हो गया? पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर इंटू पी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसकी रेंज आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना के साथ इफ रिसीविंग एंटीना is also at some height, जैसे ये अर्थ है, गंदी सी हो गई, ये अर्थ है, यहां पे ट्रांसमिटिंग एंटीना है, आप मैक्सिमम यहां तक भेज सकते हो। अब मैं रिसीविंग एंटीना यहां लगा लूं किसी हाइट पे, पहुंच सकता है इस पे भी, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इसमें रेंज कितनी हो जाएगी? √2h ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इंटू रेडियस प्लस √2h ऑफ रिसीविंग एंटीना इंटू रेडियस। ये है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। क्लियर? कंसेप्चुअली समझ में आया?
तो कौन कौन से मैंने बताए, 3 तरह के कम्युनिकेशंस, ये सारे क्लियर है। इनको अपने हाथ से एक जगह लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जिसका रह गया बाद में लिख लेना। आगे देखो, नेक्स्ट जो वेव्स हैं, अभी जब हमने बात की रेडियो वेव्स की बात की, अब हम बात करेंगे माइक्रोवेव्स की। घर में यूज करते हो माइक्रोवेव ओवन, वही है सेम। माइक्रोवेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ्स इन द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 1 मिलीमीटर टू 0.3 मीटर, उससे कम हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। गीगा इज 10 to power 9, मेगा वाज 10 to power 6, ये हो गया गीगाहर्ट्ज पे चला गया, हाई फ्रीक्वेंसी में चला गया। डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, these are produced by special electronic devices called klystrons and magnetrons. Because of their short wavelength, they travel as a beam in a signal. सिग्नल बीम की फॉर्म में ट्रैवल होता है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन है, यही रीजन है, दिस इज वाई दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम्स। माइक्रोवेव्स रडार्स में यूज होती हैं, क्योंकि इनको आप एक बीम की फॉर्म में भेज सकते हो। रडार कैसे काम करता है? कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, बीम उस पर स्ट्राइक करती है, वापस रिबाउंड होती है, तो हमें पता लग जाता है ये रिबाउंड होके कितनी देर में आई, तो हम अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता कर सकते हैं किसी भी ऑब्स्टेकल की। तो वो कौन काम करता है, उसके लिए यूज होता है रडार सिग्नल्स में, कौन यूज होता है? माइक्रोवेव्स। ये पेपर में 1 मार्क में आ भी सकता है। व्हाई आर माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रडार्स? दे आर यूज्ड इन रडार्स, दे आर यूज्ड इन रडार्स बिकॉज दे कैन ट्रैवल एज अ बीम। These are used in radar system for aircraft navigation. उसका रीजन ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया। To analyze the fine details of molecular structure, उसमें भी आप माइक्रोवेव्स यूज कर सकते हो। Based on the microwave, speed guns are designed which are used to time fast balls and automobiles. आप उसमें देखते हो मैचेस में स्पीड गन्स यूज होती हैं, पता लगता है इस बॉलर ने कितनी स्पीड पे किया। वो कैसे पता लगता है? माइक्रोवेव से। कैसे पता लगा? बॉल की स्पीड, बॉल पे कंटिन्यूअसली माइक्रोवेव्स गई, रिफ्लेक्ट होके आई, फिर दूसरी पोजीशन पे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, पता लग गया कितनी देर लगी इधर से इधर पहुंचने में, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना पता लग गया, स्पीड पता लग गई। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? माइक्रोवेव। ऑब्वियसली ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हीट व्हेन एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसी रीजन की वजह से आपका वो घर में जो माइक्रोवेव है वो काम करता है। वाटर मॉलिक्यूल, जो भी सब्जी आप गर्म करते हो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को वो हीट अप करता है, क्योंकि वो एब्सॉर्ब करता है किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन इज अ डोमेस्टिक अप्लायंस टू कुक फूड आइटम्स। वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी से, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितनी होती है? 3 गीगाहर्ट्ज, विच इज राउंड अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर माइक्रोवेव्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिससे रेजोनेंस होता है। आपने पढ़ा है ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्लास 11 में, मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स, वो मैच कर जाए तो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, इसीलिए मार्च नहीं करते। ये सब क्या है? रेजोनेंस होता है, क्योंकि हर चीज अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसे सेम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दे तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंस इन माइक्रोवेव, कि उसमें क्या होता है? आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपने एक्सटर्नल एजेंसी से उस पे सेम फ्रीक्वेंसी दे दी वाटर मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो खाने को गर्म कर देता है। बिल्कुल सूखी कोई चीज डाल दो, बिल्कुल सूखी सड़ी नहीं गर्म होगी। हर एक के अंदर तो होता है, आपको सर सूखी सब्जी गर्म हो जाती है, बनी तो तेल में ही है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अंदर तो होता है, लकड़ थोड़ी ना है। ठीक है। सो अगला पॉइंट, व्हेन सच वेव्स पास थ्रू वाटर, the kinetic energy of waves are efficiently transferred to water molecules. This raises the temperature of water. The molecules in the porcelain container vibrate with much smaller frequencies because large molecules vibrate with smaller frequencies, so it cannot absorb microwaves as they are of smaller frequencies. मतलब आप वो माइक्रोवेव सेफ
कंटेनर्स यूज करते हो, वो ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी काफी कम हो, ताकि उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ना करें, क्योंकि अगर उसके वाइब्रेट कर गए तो वो भी गर्म हो जाएगा, जो कि जनरली फॉयल के साथ होता है। आप फॉयल को माइक्रोवेव में डालो, धूम धड़ाका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे, वो भी गर्म हो जाएगा, आग लग जाएगी उसमें। When a metal container is used, it may accumulate some charges and there is a danger of getting shocked when touched. The heat developed in the container may sometimes melt it. ठीक है? So based on the microwave, speed guns are designed which are used to time fast ball. वापस रिपीट हो गया। माइक्रोवेव्स में माइक्रोवेव है फ्रीक्वेंसी 10⁹ to 10⁻12 हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में आ गया। Corresponding wavelengths are from few centimeter to few tenths of a millimeter. माइक्रोवेव ओवन ऐसा दिखता है, आपके पास जिसके पास नहीं हो ऐसे देख लेना, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, वही चीज बताई है। नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज कौन सी होती है? विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, गर्मी का एहसास दिलाए, लक्स कोजी की तरह। वो क्या है? इंफ्रारेड रेज। सन से आती है विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, और तीसरी कौन सी? इंफ्रारेड। धूप सेक रहे, धूप नहीं सेक रहे, इंफ्रारेड सेक रहे हो तुम, इंफ्रारेड तुम्हें सेक रही है फॉर दैट मैटर। तो वो वेव्स जो हीटिंग इफेक्ट देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग ऑल द वेवलेंथ्स फ्रॉम शॉर्ट वेवलेंथ टू माइक्रोवेव्स, that is far infrared, to the red limit of visible light are called IR waves. They have a wavelength range of 0.7 micrometer to around 1 centimeter. To detect infrared rays, thermocouples, thermopiles, bolometers, photoconducting cells ये यूज्ड होते हैं, नाम याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या? इंफ्रारेड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्वियसली सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सब स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। इंफ्रारेड रेज ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सारी की सारी करती हैं। इंफ्रारेड रेज कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो पोलराइजेशन वही है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो या तीन वेव्स आ जाएं तो वो जुड़ के कंबाइंड वेव बन जाती है, वो होता है इंटरफेरेंस। बाकी उसमें पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में। When allowed to fall on a matter, infrared rays produce an increase in temperature, गर्मी का एहसास दिलाती है। Infrared rays affect photographic plate. They are scattered less as compared to visible light by the atmosphere. Hence, infrared rays can travel through longer distance through atmosphere under the conditions of smoke and fog, etc. Nitrogen and oxygen gases are found to be transparent medium to all wavelengths of infrared. इसी वजह से आपने आजकल सुना होगा गाड़ियों में एक सिस्टम यूज होता है ADAS, ADAS, वो IR पे वर्क करता है। उसमें दो तरह के ADAS आते हैं, एक थोड़ा सुपीरियर जो महंगी गाड़ियों में आता है, 14-15 लाख से प्लस वाली गाड़ियों में, वो IR कैमरास यूज करता है। ADAS क्या होता है? अपने आगे बेसिकली एक मैप बना लेता है। कैमरास लगे होते हैं, इंफ्रारेड कैमरास। वो IR कैमरास क्या करते हैं? अपने आगे एक मैप बना लेते हैं कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी नहीं है। फॉग हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, उनको तब भी दिख जाता है, क्योंकि IR वेव्स में काम करता है। IR इंफ्रारेड ट्रैवल कर जाती है फॉग से। बट कई कार्स ऐसी जो थोड़ी सी सस्ती हैं, वो भी एक जुगाड़ वाला ADAS यूज करती है, विजुअल ADAS। उसमें कैमरा चेक करता है, बट ऑब्वियसली वो सिस्टम काम नहीं करेगा जब फॉग का सिचुएशन होगा। जैसे अमेज इज द फर्स्ट कार जो लोअर सेगमेंट की है जिसमें ADAS है, बट उसका जो ADAS है वो कौन सा ADAS है? विजुअल वाला ADAS है, जिसमें कैमरा विजिबल लाइट से वो चेक कर रहे हैं कि आसपास की सिचुएशंस कैसी हैं, रोड पे गाड़ियां कौन सी हैं। जबकि जो सुपीरियर कार्स होंगी जिनमें थोड़ा महंगा सिस्टम होगा, वो ADAS कौन सा होता है? वो आपका IR वाला ADAS होता है। ठीक है? सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करती है इंफ्रारेड रेज के लिए। When absorbed by molecules, the energy of infrared rays get converted into the molecular vibration, जैसे बाकियों के लिए हो रहा था। क्या क्या एप्लीकेशंस? Infrared rays from the sun keep the earth warm and help to sustain life on earth. Coal deposits in the interior of earth are the result of conversion of forest wood into coal due to infrared rays used in solar water heaters and cookers. Infrared rays are used to taking photographs during the conditions of fog, smoke, etc. बाकी वो IR कैमरास, नाइट विजन गॉगल्स, वो सब किस पे काम करते हैं? IR वेव्स पे, इंफ्रारेड रेज पे।
इसकी एप्लीकेशंस में और इंफ्रारेड absorption spectra is used to study the molecular structure and then to check the purity of chemicals. Infrared rays are used for producing dehydrated fruits. Infrared rays are used to provide electrical energy to satellites by using solar cells. Infrared rays are used to treat muscular strains. सिकाई कर लो, गर्मी स्ट्रेन आ गया तो वो सिकाई क्या है? इंफ्रारेड रेज. ठीक है, बाकी वो इंडिया वाला नहीं लिखा, बच्चों को, छोटे बच्चों को पी लिया होता है तो ले जाते हैं सूरज के आगे, वो वाला. इंफ्रारेड की और इंफ्रारेड रेडिएशंस पूरा कंबाइन एकदम एक सारा समरी. इंफ्रारेड रेडिएशंस हैज फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 10 to the 12 हर्ट्ज टू 4 into 10 to the 14 हर्ट्ज. wavelengths from a few tenth of a millimeter to few microns. We sense this radiation as heat, गर्मी का एहसास. Black body radiations from object near room temperature fall into this range and also used for monitoring Earth's atmosphere. ये था IR rays. अब आ जाती है अल्ट्रावायलेट, खतरनाक वाली UV rays. ब्लॉक करता है कौन? ओजोन लेयर. ठीक है, हार्मफुल होती है थोड़ी सी. Ultraviolet is an electromagnetic radiation beyond violet end of the visible spectrum. Its wavelength ranges from approximately 380 nanometer to 0.6 nanometer. क्या क्या properties? Ultraviolet rays are electromagnetic waves and travel with speed of light. Also, they obey laws of reflection. They can also undergo interference and can be polarized. When allowed to fall on metals, they cause the emission of photoelectrons. सुना है केमिस्ट्री में पढ़ा है ना? वो विजिबल लाइट वाला होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. विजिबल लाइट करती क्या है? अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देती है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके बाहर आ जाते हैं. अब वो एनर्जी अगर मैं विजिबल लाइट की जगह और हाई फ्रीक्वेंसी की वेव से कराऊं तो वो कौन सी है? यूवी रेज. विजिबल लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब फॉल करेगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होगा. They can affect photographic plate. Ultraviolet rays can cause fluorescence in certain metals. Ultraviolet rays cannot pass through glass, but quartz, fluorite, rock salt are transparent to them. UV rays possess the property of synthesizing vitamin D when the skin is exposed to sunlight. Applications: ultraviolet rays are used for checking the mineral samples by making use of the property of fluorescence. Ultraviolet absorption spectra is used to study the molecular structure. Ultraviolet destroy bacteria and hence it is used for sterilizing surgical instruments. बाकी उसमें भी जो हम UV वो होता है ना आपका वाटर प्यूरिफायर, उसमें भी UV वाला आते हैं. वो UV क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है. As UV rays can cause photoelectric effect, they can be used in burglar alarms. Ultraviolet के और points: UV rays has frequencies इतना, corresponding wavelength इतना, protection of spectrum is divide several regions, greatest potential for damaging tissue. वो UV के पास है जो सन से आती है. ठीक है, ये सारा लर्निंग वाला पार्ट है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता. एक्सरे और गामा रे ये सबसे ऊपर पहुंच गए. नीचे से शुरू हुए थे रेडियो, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, अब आ गए एक्सरेज एंड गामा रेज पे. एक्सरेज एंड गामा रेज दोनों बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं. X-rays are electromagnetic waves of wavelength range around 10 nanometer to 10 to the power -4 nanometer. मतलब -13 पे पहुंच गया. वेवलेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. These are produced with high energy electrons bombarding a metal target. These are very penetrating and dangerous. These are used to study crystal structure in a treatment of certain forms of cancer. आप X-rays use करते हो. गामा रेज ज्यादा यूज होती है उसमें कैंसर ट्रीटमेंट में. गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपर मोस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज इज नोन एज गामा रेज. देयर वेवलेंथ्स रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10 to the -1 नैनोमीटर टू लेस देन 10 to the -5 नैनोमीटर, और छोटी हो गई. दे आर प्रोड्यूस्ड इन सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस. कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस इज आल्सो मेजर सोर्स ऑफ गामा रेज. दे हैव सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ एक्स रेज, क्योंकि दोनों ही बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हैं और दे आर यूज्ड टू किल कैंसरस ग्रोथ्स. They are used to find flaws in the metal and sterilize equipment, जैसा कि वो यूज हो रहे थे. ये टेबल में समरी है सबकी, एनसीईआरटी का टेबल है, तो ये एज इट इज वैल्यूज के साथ याद होना चाहिए. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, सबकी वेवलेंथ रेंज ये एनसीईआरटी वैल्यूज हैं. इनका प्रोडक्शन और इनका डिटेक्शन, ये टेबल रट्टा मार लिया तो 90% क्वेश्चन तो खत्म ही हो गए. ठीक है, एनसीईआरटी का टेबल है ये एग्जैक्टली. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. लास्ट का जो पोर्शन था ऑब्वियसली वो सारे के सारे यूजेस, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है, ये लर्निंग वाला पार्ट था. बाकी अब आप घर पे इनको याद कीजिए, चैप्टर समाप्ति की घोषणा होती है. थैंक यू वेरी मच.